बच्चों, आज मैं 7 क्लास के उर्दू की बुक स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर मेरा वतन है। इसमें शायर इस नज़्म में बयान कर रहा है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वतन माने होता है देश, तो शायर कह रहा है कि ये मेरा देश है, ये मेरा देश। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी चकोर। चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, इन सब पक्षी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। चिड़िया वो सब के बारे में तो आप लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हाँ, कुमड़ी चकोर। कुमड़ी का मतलब होता है कि ऐसा परिंदा जिसकी आवाज़ निहायत गूंजती है, मतलब दूर दूर तक जाती है। गूंजना मतलब होता है फैलना, दूर तक जाना। और चकोर, चकोर का मतलब ऐसा परिंदा जो चांद के आगे पीछे घूमता रहता है, मतलब चांद का आशिक है। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर। झील तो आप लोग जानते हैं कि झील उसे कहते हैं जो पानी का रहता है, वह तालाब से थोड़ा बड़ा होता है। और लहर मैंने उसकी जो पानी ऊपर नीचे पानी जो ऊपर नीचे करती है, उसको लहर कहते हैं। वो दरिया का जोर, दरिया का जोर, जोर मतलब होता है जो पानी की लहर जो ऊपर बहते हुए जाती है, उसे दरिया का जोर कहते हैं। वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। झरना, झरना कहते हैं जो पहाड़ों से पानी गिरता है, उसे झरना कहते हैं। वो पानी का शोर, जो शोर का मतलब होता है आवाज़। जब पानी पहाड़ों से झरने से जब गिरने लगती है तो नीचे में पत्थर से टकराती है, टकराने के बाद से आवाज़ होने लगती है। पानी के गिरने की और पत्थर के टकराने के बीच में एक आवाज़ पैदा होती है, उसी आवाज़ को शोर कहते हैं। वो सरसब्ज इश्क पहाड़ और वन। सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा। इसके पहाड़ और वन, वन का मतलब होता है जंगल, अब पहाड़ का मतलब तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो बोल रहा है वो सरसब्ज इसके पहाड़ और वन, जो पहाड़ के पास जंगल जो होते हैं वो हरे भरे होते हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। शायर कह रहा है ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ। गल्ले माने होता है अनाज, मेवे माने होता है मेवा, जैसे किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब जो होते हैं वो मेवे में गिने जाते हैं। वो तरकारियाँ, तरकारियाँ का मतलब होता है जो हम लोग साग सब्ज़ी खाते हैं, जैसे फूल गोभी, बंदा गोभी, सेम, छिमी, सब जो आते हैं वो तरकारियाँ में आते हैं। एक साथ बहुत सारे सब्ज़ी को मिला के तरकारियाँ कहा जाता है। तो इसमें शायर कह रहा है कि अनाज और मेवा और तरकारी। वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ। खुश रंग माने खूबसूरत सा कलर, और गुलकारियाँ, गुलकारियाँ का मतलब होता है नक्काशी करना, मतलब फूल जैसे उनके जो खूबसूरत से कलर होते हैं वो दिल को लुभाते हैं, अच्छे लगते हैं, नक्काशी होते हैं इस तरह से। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ। वो सरसब्ज, सरसब्ज माने हरा भरा। बागों की, जब बाग में
फुलवारी मतलब होता है जहाँ फूल बहुत सारे पाए जाते हैं ना। तो जब बाग में बहुत सारे फूल पाए जाते हैं तो वो हरे भरे से खूबसूरत से लगते हैं। वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, खुशनुमा क्यारियाँ। तो क्यारियाँ उसे कहते हैं जैसे किसान जो अपने फसल बोने से पहले एक मिट्टी का ऐसे उठा उठा कर बनाता है, उसको क्यारियाँ कहते हैं। सैराब में होता है जो पानी से भर जाता है, बहाव जो खूब आता है, उसे सैराब कहते हैं। जैसे आदमी अक्सर लोग सुनते हैं पानी का सैलाब आ गया, तो उसी को सैलाब कहते हैं। किसान जब अपना खेत बोने से पहले क्यारी बनाता है, बनाने के बाद से जो इतने चौड़े चौड़े, इतने पतले पतले क्यारी बनाने के बाद इतने चौड़े चौड़े जो जगह रहते हैं उसमें पानी छोड़ देता है। जब पानी छोड़ने के बाद से वो पूरा भर जाता है, उसको वो सैलाब कहते हैं किसान के हिसाब से। और ऐसे सैलाब जो पानी की बहुत तेज़ बह के निकल जाती है, उसे सैलाब कहते हैं। ज़मीनें वो ज़ख़ीरे दिलकश चमन। ज़मीनें मतलब होता है बहुत सारी ज़मीन को मिला के एक बार ज़मीन का, बहुत सारी ज़मीन को एक जगह मिला कर ज़मीनें कहा जाता है। वो ज़ख़ीरे दिलकश चमन। ज़ख़ीरा मतलब होता है जो ज़मीन से उगने वाला अनाज होता है, उसे ज़ख़ीरा कहते हैं। चाहे वो कोई भी अनाज हो, चावल का हो, गेहूँ का हो, या किसी तरह का भी, बाजरा हो, जो कोई भी हो, जो ज़मीन से अंदर से निकलते हैं फसल, उसे ज़ख़ीरा कहते हैं। दिलकश चमन। दिलकश मन होता है दिल को छू लेने वाला, चमन मन होता है नज़ारा। तो जब ज़मीन के अंदर से फसल निकलते हैं तो हम लोग को देख के दिल बहुत खुश हो जाता है और दिल चाहता है झूमने लगता है, झूमने को। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, शायर कह रहा है ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है पहाड़ों का मंजर, बनों का समा। पहाड़ों का मंजर, जो पहाड़ होते हैं उस मंजर में होता है नज़ारा। जो पहाड़ होते हैं उसको देख के हम लोग को दिल बहुत खुश होता है। बनों का समा, वन मन होता है जंगल, जो बहुत सारे जहाँ पेड़ पौधे वो सब होते हैं जंगल में, पहाड़ के पास अक्सर जंगल पाया जाता है, तो उसको हम लोग देख के बहुत खुश होते हैं। वह शायर कह रहा है कि वो पहाड़ों का मंजर और बनों का समा। समा माने होता है आसपास का माहौल, उसको समा कहते हैं। है उनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, है उनमें हज़ारों ही चश्मे रवां। हज़ारों माने होता है बहुत सारे, जिसकी कोई गिनती ना हो, बहुत सारे, इतने सारे होते हैं हज़ारों। चश्मे माने होता है ऐसी जगह जहाँ से पानी अपने आप फूट के निकल जाता हो, किसी के इंसान के ज़रिए वो पानी ना निकलता हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नल लगा देते हैं तो पानी निकलता है, या पाइप लगा देते हैं, या ट्यूब लगा के कोई ज़मीन से पानी खींचते हैं ना, तो वो उस ज़रिए से ना निकल के वो अपने आप पहाड़ से हो या ज़मीन से हो फट के निकल जाता हो, उसे चश्मे कहते हैं। और रवां माने होते हैं उसकी रफ्तार। तो जो पानी अपने से निकल के बहने लगता है रफ्तार, उन्हें तो उसे चश्मे रवां कहते हैं। तो है उनमें हज़ारों ही चश्मे रवां। तो उस जगह पर जो पहाड़ बन है तो वहाँ पर बहुत सारे पानी निकलने के ज़रिए भी हैं जो अपने आप निकल जाते हैं। कहाँ तक बयां उसकी हूँ खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। तो बोल रहा है कि है फिरदौस। फिरदौस में होता है बहस जन्नत। फिरदौस में क्या होता है, बहस जन्नत। तो बोल रहा है चमन पर घुमा। तो जो हम लोगों के जंगल या बहस या इसमें तो इतने खूबसूरती से होते हैं कि किसान में शायर कह रहा है कि इसका हम लोग खूबियाँ बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, या उसकी काउंट नहीं की जाती है कि एक खूबी है, दो खूबी है, हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। नहीं, अगर हम 2 बताएंगे तो हमको 5 फिर नज़र आने लगता है, अरे इसमें तो 5 है, 5 बताएंगे तो 7 नज़र। इस तरह से बहुत सारी खूबियाँ होने लगती है। इसलिए शायर कह रहा है कि ये खूबियाँ बयान नहीं हो सकती।
ये बाग अरम है, ये बाग अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। बाग अरम का मतलब होता है कि ऐसा बाग जहाँ पर जन्नत में जो बाग पाया गया था उसे बाग अरम कहते हैं। जन्नत के बाग को बाग अरम कहते हैं। अब बाग अदन उसे कहते हैं जिसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को रखा था, उसे बाग अदन कहते हैं। तो मतलब जो जन्नत में वैसी बाग जो थी, वैसी बाग अब हमारी ज़मीन पर भी पाई जाती है या नज़र में आता है, क्योंकि जो हमारे खूबसूरती है ज़मीन पर, पेड़ पौधा, पहाड़, फसल, परिंदे, जानवर, सब जो हमारी ज़मीन पर, वो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये नज़्म समझ में आ ही गई होगी और समझ में आ गई होगी, और अच्छी तरह से आप अपनी नज़्म को याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड मीनिंग भी याद कर ले। और जब आपको क्वेश्चन आंसर बनाना हो तो आप लोगों को वर्ड मीनिंग और नज़्म दोनों आपको इस क्वेश्चन आंसर बनाने में मदद करेगा या उससे मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शायर ने नज़्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है। पहले ही नज़्म में बता दिया गया है कि शायर ने किन किन परिंदों का जिक्र किया है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। दूसरा है, दिलकश चमन किसको कहा जाता है। मैंने बता चुकी हूँ कि दिलकश चमन किसे कहते हैं, इसलिए इसमें भी कोई परेशानी नहीं है फिरदौस का इस चमन पर गुमान, इस मशवरे से क्या मुराद है। इसके बारे में आपको बताना है कि मुराद मने होता है कि आपकी सोच आप क्या है, इसके बारे में आपको बता देना है। इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई। हमारे वतन जो हमारे नज़्म का नाम है उसमें बोल रहा है कि उस नज़्म में क्या क्या खूबी बताई गई है, ये आपको बताना है। इस नज़्म के शायर का नाम लिखे। जो ये नज़्म है हमारा वतन, उसके शायर मतलब शायर ने, ये शायर का नाम है, वो शायर का नाम आपको लोग को बता देना है। तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर के, उसमें है इस शायर इस नज़्म में क्या पैगाम देना चाहता है। जो आपने इस नज़्म पढ़ी है, जो आपके दिल में लगा है कि हाँ शायर ये नज़्म के ज़रिए हमें पैगाम देना चाह रहा है, वो पैगाम को लिख के बयान कर देना है बस। यहाँ पे लिखा है, अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। जुमले का मतलब होता है सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस बना देना है बस, कोई भारी नहीं है। दरिया, पहाड़, वतन, मंज़र, चमन, समा, इसको जुमले में बना देना है। अब बोल रहा है मिलान दुरुस्त है। मिलान का मतलब होता है लफ्ज़ को सही तरीके से लिखिए, कोई वर्ड गलत दिया हुआ है उसको सही करें। जैसे अलिफ पे जब हम ऐन का यूज़ कितना कर देते हैं, औरत, औरत में ऐन से लिखा था औरत, और कितने बच्चे अलिफ से लिख देते हैं औरत, तो जो औरत अलिफ से लिखे वो गलत हो जाता है, ऐन से सही हो जाता है। बस इसी को देख के उसको सही कर लेना है। जैसे यहाँ वतन, वतन वाप से ना होके तो से होता है। स्वाद यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ स्वाद ना होके सीन होता है। सब्ज, तो यहाँ पर स्वाद दिया हुआ है। ठीक, चलिए ये भी आपकी कंप्लीट हो गया। अब ये मशवरे मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, मतलब कि आपको जो नज़्म दिए हैं उसी को कंप्लीट करना है। तो वो चिड़िया, वो तोता, तो आखिर क्या है वो लाइन आपको कंप्लीट करना है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अपने सबक याद कर चुके हैं और नज़्म को कंप्लीट से याद होने की वजह से ये आसान से भरा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद। वाहिद से जमा मतलब, वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर और जमा का मतलब होता है डबल, प्लूरल। तो जो वाहिद हमको मालूम है कि एक होता है और जमा का मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर चिड़िया दिया हुआ, बुलबुल दिया हुआ, ये सब जो लफ्ज़ दिए हुए हैं
झील, दरिया, झरनों, ये सब जो सारे वर्ड हैं उनको आपको देखना है कि कौन वाहिद है और कौन जमा है। अगर मान लीजिए ये रख लेते हैं कि वाहिद है तो इसका जमा आपको बनाना है, अगर ये जमा है तो इसका वाहिद आपको बनाना है, अगर वाहिद ये है तो जमा आपको बनाना है। ठीक, अगर कोई इसमें इन क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन में बनाने में परेशानी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। और कुछ है ही नहीं, सारा आपके तो चैप्टर सारे ख़त्म हो गए। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया मशरूए को सही तरकीब से लिख कर शायर मुकम्मल करें। जो आपने नज़्म पीछे पढ़े हैं उन्हीं के चंद लाइन यहाँ पर दिए हैं जो आगे पीछे करके दे दिए हैं, उसी को सही लाइन में से एक के बाद एक जो लाइन है उसी को सजा के लिख देना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें बोल रहा है इस नज़्म को ज़बानी याद करना है जो मैंने पहले ही याद करवा चुकी हूँ, ये भी कोई टेंशन नहीं है। ये सब है गौर करने की बातें। इस नज़्म में मेरा वतन के अनवान से वतन की अहमियत बयान की गई है, इस वजह से आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप लोग कामयाब होंगे। इसी वजह से मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, मेरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आपके भी। अब हम अलविदा लेते हैं, बाय।